वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। कन्वेंशनल हिंदी के इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में पत्राचार की ये क्लास है। पत्र लेखन के लिए आपको प्रश्न मिलते हैं और सिलेबस के अनुरूप ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। तो आरंभ करते हैं इसे। प्रयोजन सबसे पहले देखिए, ये शासकीय पत्र है। शासकीय पत्र से ही सबसे पहले शुरू करेंगे। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, यही सारे होते हैं। तो प्रयोजन में जो शासकीय पत्र है, इसके प्रयोजन में सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचना लेन देन का उद्देश्य होता है और कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य से इसको इस्तेमाल किया जाता है। किन मामलों में प्रयोग होता है? तो किसी व्यक्ति से सूचना लेने अथवा देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। विदेशी सरकारों या संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ राज्य सरकारों या केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने या देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। संवैधानिक निकायों तथा सांविधिक निकायों से सूचना लेना देना है तो भी इसका इस्तेमाल होता है। अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से अगर कोई सूचना प्राप्त करनी है या उनको सूचना देनी है तो उस पर्पज से भी हम सरकारी पत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों, इन सब से भी सूचना लेना देना है तो उसके लिए भी हम सरकारी पत्रों का मतलब शासकीय पत्रों का प्रयोग करते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा पहली चीज तो सहज होनी चाहिए। पत्र की भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली ऐसी टाइप की नहीं, मतलब एक प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए लेकिन सहज होनी चाहिए। कार्यालयी विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए। सरलता और स्पष्टता सबसे पहली शर्त है। अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, दो अर्थ वाली नहीं होनी चाहिए, द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए, मतलब दोहरा अर्थ प्रकट करे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उत्तम पुरुष का प्रयोग कदापि नहीं करना है। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हमेशा ही करना है, ठीक है। और मुझे निर्दिष्ट किया गया है या मुझे का प्रयोग जो है वो इसमें आप ऐसे मुझे निर्दिष्ट हुआ है या मुझे निर्देशित किया गया है, ऐसे इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सीधे सीधे आप इसमें करता नहीं है, आपसे भी करवाया जा रहा है। आप सिर्फ एक सरकारी माध्यम है और आपको भी ये निर्देश मिला है या निर्देश किया गया है, निर्देशित किया गया है। मूल रूप से निर्देश से ज्यादा यहाँ निर्देशित करने का भाव होता है। निर्देश का मतलब क्या होता है? आदेश देने का भाव, और निर्देश का मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्गदर्शन दिया गया है। तो दोनों ही चीजें हैं। मुझे निर्दिष्ट किया गया है, इस तरह का भाव जब दिखाई देगा यानी ऊपर से आपको कहीं से कोई संकेत मिला है, कोई मार्गदर्शन मिला है कि ऐसा आपको आगे करना है, ऐसा आदेश जारी करना है या इस तरह की कार्यप्रणाली आगे जारी करनी है, तो इस संदर्भ में आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं। मतलब आप खुद करता नहीं है। खुद करता होने का भाव इस पत्र में या इन पत्रों में स्पष्ट नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों या निर्णयों आदि की सूचना देते हैं, इसलिए इसमें व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं, न कि किसी अधिकारी विशेष के। यहाँ एक पत्र है जैसे आप देख रहे हैं, इसका ढांचा देखिए, संख्या यहाँ पर पत्र की दी हुई है, लंबा चौड़ा क्रमांक। पत्रांक को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि इनको कैसे लिखा जाए। अगर आपको कोई ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आ गया है तो उसको आप उसमें पत्रांक कैसे लिखेंगे? तो कोई काल्पनिक पत्रांक लिख दीजिए। मतलब ये कल्पना से आप कोई संख्या डाल सकते हैं। ओरिजिनल पत्र का पत्रांक आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या आप कल्पना से अपने गढ़ कर डाल सकते हैं। कुछ तारीखें, कुछ नंबर, कुछ वर्णमाला के अक्षर, उन सबको मिलाकर आप कुछ एक छोटा मोटा पत्रांक तैयार कर लीजिए। मतलब ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है। बाकी इसमें प्रेषक हैं धनंजय शुक्ल जी, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, मतलब उस समय के, और सेवा में निदेशक पेंशन निदेशालय इंदिरा भवन को ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है। नियुक्ति अनुभाग का ये है तो उसका संदर्भ लिया गया है, लखनऊ से प्रेषित हो रहा है। दिनांक यहाँ देख रहे हैं आप, 2019 का ये पत्र है। विषय क्या है कि एक हरिराम महोदय हैं, ये पीसीएस हैं 1999 वाले, इनके पेंशन राशिकरण उपादान प्रपत्रों का प्रेषण किया जा रहा है और उसी के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। अब यहाँ पत्र की जो मूल बात है, पत्र का जो मूल कलेवर है, जहां मुख्य बात को कहा जाता है पत्र की, उसको कहा जाता है मुख्य कलेवर, ये वाला हिस्सा। और शेष नीचे का जो भाग है, यहां से लेकर यहां तक प्रतिलिपि प्रेषित करने और नीचे आज्ञा देने तक, ये पूरा पृष्ठांकन में आता है। ठीक, ये पत्र लेखन में आप समझें। तो कहा गया कि श्री हरिराम पीसीएस, जो कि अपनी अधिवर्षता आयु के उपरांत दिनांक इतने को
सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्राप्त पेंशन राशिकरण प्रपत्रों की 2 प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कहने का निर्देश दिया गया है कि श्री हरिराम के पक्ष में कोई देयता शेष नहीं है, अतः इनका पेंशन राशिकरण उपादान प्राधिकार पत्र जो है इसको निर्गत करते हुए इसकी सूचना शासन को यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो भाषा कैसी है? साधारण है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, समझने योग्य है, प्रवाहपूर्ण है, इसमें कोई शब्द जो है वो दोहरे अर्थ वाला नहीं है, और भाषा शैली में कहने का तरीका व्यक्तिगत नहीं है, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि उन्हें भी निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी के हिसाब से वो आगे निर्देशित कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ जो पत्र प्रेषित करता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने कुछ अटैचमेंट जोड़े हुए हैं, संलग्न किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रपत्र इत्यादि हैं उनकी प्रतियां संलग्न की जा रही है ना, तो संलग्नक यथोक्त, यथोक्त माने जैसा कहा गया है वही चीजें हमने यहाँ पर पत्र के साथ अटैच की हुई हैं, पत्र के साथ चस्पा की हुई, तो यहाँ उनका उल्लेख आवश्यक होता है। चाहे तो आप जो प्रपत्र है राशिकरण प्रपत्र उनका जिक्र भी यहाँ कर सकते हैं, और नहीं तो उतना क्यों लिखेंगे आप जगह बचाने के लिए, यथोक्त यथा उक्त यानी जैसा वहां कहा गया वैसे लिखकर काम चला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अटैचमेंट का जिक्र पत्र में है तो उसके लिए जगह आपको बनानी पड़ेगी, तो वो काम आपने किया। उसके बाद यहाँ भवदीय और जिन्होंने प्रेषित किया है उनका नाम, फिर पदनाम, हस्ताक्षर के लिए यहाँ जगह बीच में रहती है। फिर इसके बाद पत्रांक दिनांक जो है उसको चाहे तो आप यहाँ डाल दीजिए, डाल ही दीजिए, डालना भी चाहिए, तो उसको भी लिखने की फजीहत नहीं उठानी है, यथोक्त अर्थात जैसा ऊपर दिया था, पत्रांक भी दिया था, दिनांक भी दिया था, वही चीज यहाँ फिर से आ जाएगी। प्रतिलिपि जिसको भेजनी है उसका आप जिक्र कर दीजिए, प्रतिलिपियां प्रेषित, अब यहाँ पर हरिराम जी को भेजनी है तो उनके लिए हो गया। तो मान लीजिए अब ये तो जो आप देख रहे हैं ये पत्र ओरिजिनल है, मतलब शासनादेश से उठाया गया है, तो ऐसे ओरिजिनल पत्र में सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं, मतलब आपको एक पत्रांक दिखाई देगा, आपको प्रतिलिपियां दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर आज्ञा देने का काम प्रवीण कुमार सिंह कर रहे हैं जो कि अनुसचिव है। लेकिन जब आप अपनी ओर से पत्र लिखते हैं, मतलब आपको कोई एक विषय दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस पर पत्र लिखिए, तो जब आप अपनी ओर से पत्र लिखते हैं तो उस परिस्थिति में तो आपके पास ये विकल्प नहीं होता है कि आप प्रतिलिपियां किसको किसको भेज रहे हैं पता लगाएं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पत्र में जैसा विषय मेरे पास था, इस पत्र में इसी तरीके की प्रतिलिपियां प्रेषित होंगी, मतलब इन्हीं लोगों को भेजी जाएंगी, तब तो आप लिखिए, और नहीं तो प्रतिलिपियां प्रेषित, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करके डैश बना के आगे ऐसे जगह छोड़ दीजिए, मतलब उसका स्पेस सिर्फ बना दीजिए। प्रतिलिपियों का जिक्र मत करिए कि प्रतिलिपियां किसको किसको भेजी गई ठीक है, मतलब प्रतिलिपियों को प्रेषित करने का उल्लेख वहां पर सिर्फ कर दीजिए, किसको भेज रहे हैं इसको इसकी टेंशन में मत आइए। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें परेशान होते हैं कि अब पत्र तो लिख दिया लेकिन इसकी कॉपी किसको किसको भेजी जाएगी, तो इसकी झंझट आपको करनी ही क्यों है? आप कोई प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं, आप तो एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, अभी आप उस दौड़ में शामिल हो रहे हैं और सिलेक्शन की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे में आपको कैसे ही मालूम हो पाएगा कि किसको किसको भेजी जाती है? आप सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं और अनुमान लगाना घातक सिद्ध हो सकता है। तो जितनी चीजों में आप श्योर हैं, आप पत्र की मेन बात जो आपको दी गई है उतना जानते हैं, किसने भेजा, किसको भेजा, कब भेजा, वो सब आप जानते हैं, तो वो चीजें तो आपने एकदम धड़ल्ले से लिख दी। लेकिन प्रतिलिपियां किसको किसको भेजी जाएंगी आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे मनमाना थोड़े ना प्रेषित कर देंगे कि जिसके पास मन किया उसी के पास हम कॉपी भेज रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के ब्लैंक छोड़ दीजिए, ज्यादा भला काम। और उसके बाद यहाँ पर जब एक बार प्रतिलिपियां प्रेषित करने वाला स्थान आपने बना दिया, उनके लिए स्पेस बना दिया, तो उसके बाद आ जाइए दाहिनी ओर और नीचे लिखिए आज्ञा से, थोड़ा सा इससे 1 लाइन का स्पेस देकर नीचे लिखिए आज्ञा से प्रवीण कुमार सिंह अनुसचिव, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ अर्धशासकीय पत्र का नंबर आता है, ये तो शासकीय पत्र था। प्रयोजन क्या होता है? किसी मामले विशेष पर ध्यान आकृष्ट कराना, व्यक्तिगत ध्यान देकर काम को शीघ्र निपटाने के लिए ये प्रेरित किया जाता है। और किसके लिए होता है? तो निश्चित तौर पर जो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बीच में संवाद हो सकता है, या फिर गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के बीच में भी संवाद हो सकता है। तो समकक्ष लोगों के बीच में ही आमतौर पर वार्तालाप होता है। ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं इनके अंदर किन मामलों में होता है? तो वही दिया हुआ है कि समान स्तर के एक बराबर स्तर के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान अथवा प्रेषण के लिए ये
जो सरकारी पत्र है, मतलब अर्ध सरकारी पत्र हैं, सरकारी पत्र का ही प्रारूप है ना, तो ये सारे पत्र जो हैं ये प्रेषित किए जाते हैं। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो, किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो, तो उस परिस्थिति में भी हम अर्ध सरकारी पत्र को लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी पत्र भेजा जाता है और बार बार सरकारी पत्र भेजा जाता है, उसमें रिमाइंडर लगा लगा कर भेजा जाता है, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। तो इस स्थिति में फिर दिक्कत आती है, मतलब काम जो जिस उद्देश्य से पत्र को भेजा जा रहा था वो काम अवरुद्ध हो जाता है। तो उस काम को चलाने के लिए, अधिकारी को फिर सचेत करने के लिए, एक व्यक्तिगत आग्रह करने के उद्देश्य से भी जो अर्ध सरकारी पत्र हैं वो लिखे जाते हैं कि इतने सारे रिमाइंडर लगाए गए, लेकिन आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो रिमाइंडर जो है वो इसी पर्पज से होता है। और किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने के लिए, मतलब उसका मत जानने के लिए, उसके विचार जानने के लिए भी ये काम किया जाता है। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक अगर विलंब होता है तो भी ये काम किया जाता है। और अगर रिमाइंडर, जैसा कि आपको बताया, रिमाइंडर भेजने पर अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो भी इसको भेजते हैं। अर्धशासकीय पत्र की भाषा भी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र कोई भी हो, भाषा स्पष्ट ही होनी चाहिए, सरल ही होनी चाहिए। हाँ, इसमें उत्तम पुरुष एक वचन यानी मैं का प्रयोग होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं। यहाँ तो आप ही भेज रहे हैं ना, यहाँ कोई आप माध्यम नहीं है, यहाँ आप ही प्रेषक हैं, वास्तविक प्रेषक आप। तो यहाँ पर मैं का प्रयोग होता है, इसमें मैं का प्रयोग होता है। भाषा व्यक्तिगत होती है, मित्रवत होती है, मित्रवत भाषा शैली होती है, दोस्ताना शैली होती। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतार्थ करें, इस तरह के जो क्रियारूप हैं जो कि आत्मीयता भी दर्शाते हैं और अनुरोध भी करते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज्ञा या अनुरोध रहित जो वाक्य हैं उनमें किया जा रहा है, किया जा चुका है, इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे एग्जाम्पल में। अर्धशासकीय पत्रों में शासकीय पत्रों की तरह विषय नहीं लिखा जाता है। हालांकि आप देखेंगे कि जो नए आजकल डेमी ऑफिशियल प्रकट हो रहे हैं उनमें विषय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आमतौर पर इन पत्रों की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना कि इसमें विषय नहीं लिखना चाहिए। इनका जो मूल स्वभाव है उसको देखिए, ये अनौपचारिक शैली के होते हैं, इनमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आप जब अपने पिता को पत्र लिखते हैं, अपने भाई को पत्र लिखते हैं, आजकल पत्र कहाँ लिखते हैं, आजकल तो ईमेल और फोन का जमाना, और उससे भी ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप और तमाम माध्यम हो गए, तो पत्र का सिस्टम ही खत्म हो गया, लेकिन कार्यालयों में अभी भी चलता है। तो मान लीजिए कि आप पत्र ही लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले विषय बताएंगे कि पूज्य पिताजी इस विषय से आपको ये पत्र लिखा जा रहा है। अरे सीधे सीधे आप चरण स्पर्श लिखकर अपनी बात को कहना शुरू करेंगे, है ना। या चलिए छोड़िए, पत्र को जाने दीजिए, बात कर रहे हैं आप किसी से, तो पहले आप टॉपिक बताएंगे कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर आपसे बात करनी है। कोई डिबेट कंपटीशन थोड़ा ही हो रहा है, अरे व्यवहारिक बातचीत हो रही है, तो उसमें आप सीधे शुरू करेंगे कि बस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आत्मीयता वाली शैली आप अपनों के साथ दर्शाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी जब मित्रवत शैली है तो उसमें विषय का कोई स्थान नहीं होता है। तो अर्धशासकीय पत्र में विषय की गुंजाइश नहीं होती है। आप लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, लेकिन विषय होना नहीं चाहिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक ओरिजिनल डेमी ऑफिशियल यानी अर्ध सरकारी पत्र है, और इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि विषय नहीं होता है। भेजने वाले शुभ्रांत कुमार शुक्ल हैं और ये पीसीएस अधिकारी हैं, स्टाफ ऑफिसर हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इनका जो कार्यालयी पता है वो यहाँ दे रखा है। ये पंजीकृत डाक से यानी फैक्स या पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड डाक से आया हुआ पत्र है, तो वो ऊपर लिखा है। ये सब लिखने के झंझट में नहीं पड़ना है, वो डाक विभाग का काम। यहाँ पर ये मुहर बनाने के भी फेर में नहीं पड़ना है कि आप लगे यहाँ पर गंगा यमुना धनुष और मछली बनाने, तो वो सिंबल आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपको बस ऐसे गोल निशान बना के बीच में मुहर लिख दिया, उतने से काम चल जाएगा। कलाकारी करने के फेर में नहीं पड़ना है, काम की चीज लिखिए। तो यहाँ पर आपने जो प्रेषक है उसका लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ उसका पदनाम और जो अर्धशासकीय पत्र संख्या, दिनांक इत्यादि है उसको लिख दिया। उसका स्पेस दाहिनी ओर है, चाहे तो बीच में भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। मतलब पत्रांक दिनांक जो है वो बीच में लिख सकते हैं, ऊपर एकदम, वो भी ठीक रहेगा। खासतौर पर पत्रांक को तो नीचे यहाँ लिखा गया है, ये छपा हुआ है, लेकिन आप चाहे ना तो एकदम ऊपर लिखेंगे तो वो दिखाई भी देगा। लेकिन एक चीज है, पत्रांक को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखना चाहिए। मतलब तरीका यही होता है कि किसी भी सरकारी पत्र में बाईं ओर ऊपर की तरफ कहीं पत्रांक नहीं लिखना चाहिए, या तो दाहिनी ओर लिखिए नहीं तो ऊपर बीच में लिख दीजिए, सबसे ऊपर। अच्छा, इसके बाद संबोधन देखिए, प्रिय महोदय, और उसके बाद बिना कोई विषय बताए सीधे सीधे शुरू कर दिया गया है कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष इतना समाप्त हो गया है और राजस्व प्रशासन में कार्यरत सभी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की उक्त अवधि में वार्षिक प्रविष्टियां देय हो गई हैं।
ठीक है, यहाँ सारी बातें कही गई हैं। यहाँ एक पत्र संख्या का भी संदर्भ लिया गया है। और वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष इतना इतना में कार्यरत रहे अधिकारियों के संबंध में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर इतनी तारीख तक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें और इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें, यह अलग से अनुरोध किया गया है। सादर या आपका शुभेक्षु शुभ्रांत कुमार शुक्ल भवनिष्ठ। ठीक, तो ये प्रेषक का ऊपर जिक्र किया गया, नीचे भी प्रेषक का जिक्र किया गया। प्रेषिती कहाँ पर होगा? प्रेषिती होगा बाईं तरफ एकदम नीचे। जब ये आप लिख देंगे ना तो उसके बाद एक लाइन का गैप नीचे देकर, यहाँ नहीं छपा हुआ है मतलब वो रह गया है, कट गया है, तो उसके बाद एक लाइन का लगभग अंदाजे से स्पेस देकर बाईं और नीचे जिसको आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं उसका पूरा जो पद नाम और पता है उसको लिख देंगे। ठीक है, उसका जो पद नाम और पता है उसको लिख देंगे। यहाँ पर आप अर्धशासकीय पत्र का देख रहे हैं, एक और लिखित प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप देखें और समझें। तो यहाँ पर आप देखें अर्धशासकीय पत्र संख्या दिया हुआ है ये। ठीक, ये छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से प्रेषित किया गया पत्र है। कुलपति जो है वो कुलपति जो है वो पत्र को प्रेषित कर रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है और ये वार्षिकोत्सव समारोह है असल में, जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया है और उसी के संदर्भ में ये एक व्यक्तिगत आग्रह हेतु अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जा रहा है। तो पत्र संख्या जैसे पीछे आपने देखा था, दिनांक और स्थान जो है वो लिखा गया है। उधर जो है वो प्रेषक का आता पता है। उसके बाद प्रिय श्री अबस जिलाधीश, ठीक, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, सारी बात लिखी, दिनांक इतना समय इतना पर परिसर में पधार कर कृतार्थ करे। ससम्मान शब्द जो है वो यहाँ नहीं, यहाँ पर होना चाहिए मध्य में। ठीक है, मध्य में होना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ नीचे थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस देकर भवनिष्ठ हस्ताक्षर क ख ग, और क ख ग मतलब वही कुलपति की बात हो रही। और उसके बाद तब बाईं ओर नीचे आपने देखा ना, ये पीछे वाला पेज, दाईं ओर जो है वो भेजने वाले का यहाँ आपने पद नाम और हस्ताक्षर करवा दिया। अब उसके बाद एक लाइन का स्पेस देकर बाईं ओर आ जाएंगे और यहाँ पर जिसको प्रेषित किया जा रहा है उसका आता पता जो है उसको लिखेंगे। और ये क्या है? श्री अबस जिलाधिकारी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगला जो पत्र का प्रारूप है, ये तो अर्धशासकीय पत्र हमने देखा। यहाँ पर हम कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन को देख रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र जो पीछे हमने देखा था उसमें भाषा शैली दूसरी थी, लेकिन अब जब आप कार्यालय ज्ञाप लिख रहे होंगे तो कार्यालय ज्ञाप के अंदर क्या होगा? विभागों, मंत्रालयों और कर्मचारियों को सूचना देने या फिर सूचना मंगाने के पर्पज से इसको लिखा जाएगा और इसमें संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के उद्देश्य से ये पूरा जो ज्ञाप है इसको लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? तो मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए इसको लिखा जाता है। किन मामलों में लिखा जाता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बिना उद्देश्य के तो कोई पत्र लिखा नहीं जाएगा। पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता है, इसलिए दो मंत्रालयों के बीच में नहीं किया जाता है,
इसलिए अन्य मंत्रालयों या विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से एक विभाग या मंत्रालय से ये कर्मचारियों को सूचना देने के उद्देश्य से प्रेषित किया जाता है। ज्ञाप का उद्देश्य सूचित करना होता है। कार्यालय आदेश में क्या होता है, एक आदेश जारी किया जाता है, उसका पालन सभी को करना सुनिश्चित कराया जाता है। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगना या सूचना भेजना, दोनों इसका उद्देश्य होता है। मतलब ये दो तरफा है, जैसे कि आमतौर पर सारे ही पत्र होते हैं कुछ को छोड़कर। कार्यालय आदेश एक तरफा होता है, परिपत्र भी एक तरफा होता है। उनमें एक आदेशात्मक शैली होती है, बदले में उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, एक दिशीय वो होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जो ऊर्जा रिलीज हो गई वो फिर वापस नहीं आती है, हीट एनर्जी के रूप में जो बर्बाद हुई वो लौट के नहीं आती है ना। तो वैसे ही जो कार्यालय आदेश होता है उसके अंदर एक दिशीय आदेश जारी किया जाता है। मतलब एक बार आदेश जारी हो गया, वो सुनिश्चित हो गया कि वो सब मानेंगे ही मानेंगे, अब उसमें बदले में जवाब वगैरह नहीं मांगा जाता। लेकिन जो कार्यालय ज्ञाप आप देख रहे हैं इसमें बदले में जवाब आ सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब जो पत्र का लेन देन है दोनों इसमें संभव है। सूचना मांगी गई है तो फिर उत्तर मिलेगा। प्रारूप अभी आप आगे देखेंगे। भाषा कैसी होती है, तो अन्य पुरुष शैली यहाँ भी होती है, यहाँ व्यक्तिगत शैली को नहीं इस्तेमाल करेंगे। और भाषा में पत्र के समान, मतलब उस पत्र के समान, कार्यालय आदेश के समान आदेश का भाव नहीं होता है, ये इसमें कहा जा रहा है। लेकिन मित्रतापूर्ण शैली भी नहीं होती है। आदेशात्मक भाषा भले न हो लेकिन मित्रतापूर्ण भी नहीं होती है। एक सामान्य फॉर्मेलिटी वाला भाव होता है, जैसे प्रशासनिक पत्रों में एक कॉमन रूप में दिखाई देता है। भाषा में अनुरोध जैसे शब्द हो सकते हैं, भाई आप सूचना मांग रहे हैं तो अनुरोध तो करेंगे ही, है ना। तो यहाँ देखिए, ये कार्यालय ज्ञाप है। उत्तर प्रदेश शासन का जो कृषि अनुभाग है वो इसे जारी किया है, और ब्रजराज सिंह यादव जो कि कृषि विभाग के कृषि अनुभाग के मुख्य सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, उनकी ओर से ये ज्ञाप जारी हुआ था। ये एक ओरिजिनल कार्यालय ज्ञाप है जो कि 17 अगस्त 2020 को लखनऊ से प्रेषित किया गया था। और इसकी संख्या, लिखने का तरीका देखिए, इसका जो मास्ट हेड है यानी एकदम शिखर है, वहां पर हम विभाग, प्रशासन, पत्र संख्या, मतलब जो कार्यालय ज्ञाप संख्या है, और स्थान, दिनांक, इन सबको बटोर कर ऐसे ही लिख देंगे। इनका जो स्थान है ठीक मध्य में ऊपर होता है। उसके बाद थोड़े बड़े अक्षरों में एक लाइन का स्पेस देकर हम कार्यालय ज्ञाप ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करेंगे जैसे लिखा है। तरीका जैसे है ना, पत्र बड़े ही परंपरागत होते हैं। पत्र लेखन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ट्रेडिशनल होता है। इसमें जैसी परंपरा बनी हुई है, जैसा तौर तरीका होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लिखना होता है, नहीं तो अनुशासनहीनता माना जाता है। ऊपर जो नंबर पड़े हैं वो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रारूप को समझिए, इतना ही आपको ऊपर ऐसे लिखना है। पत्रांक कोई भी काल्पनिक आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसकी भाषा शैली। आयुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा कतिपय शिकायतों के आधार पर श्री अजीत कुमार सचान, उप कृषि निदेशक, माता टीला झांसी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। ये मामला है। अतः प्रशासनिक आधार पर श्री अजीत कुमार सचान, उप कृषि निदेशक, इनको मतलब स्थानांतरित कर दिया गया है। झांसी में ये जो कार्यरत थे इनको स्थानांतरित करते हुए उप कृषि निदेशक एटा के पद पर तैनात किए जाने के लिए राज्यपाल एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसमें एक दूसरा नंबर डाला गया। जब बात लंबी हो रही होती है तो उसको टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तो पहला नंबर नहीं डाला जाता है, आप जानते ही हैं। पहले नंबर की जगह एक पैराग्राफ ऐसे कॉमन बना देते हैं। जब दोबारा हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है तो उससे पहले 2 नंबर डाल देते हैं। इसके बाद जब तीसरी बार चेंज करना होगा तो 3 नंबर डाल देंगे। चौथी बार अगर करना पड़ा तो 4 नंबर डाल देंगे। अगली बार जो है इसमें नंबरिंग कर दी जाती है, पहला नंबर नहीं डालते हैं। ये भी एक परंपरा है। तो दूसरे नंबर डाल के कहा गया कि श्री अजीत कुमार सचान को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। कार्यभार प्रमाणक जो है वो शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर कार्यभार प्रमाणक जो है वो शासन को उपलब्ध कराएंगे, इसका मतलब है कि बदले में उत्तर भी उपलब्ध होगा, यानी बदले में एक जवाबी पत्र आएगा जिसमें कि प्रमाण उपलब्ध रहेगा। तो